हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारा आपका जो है 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 चल रहा था और मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं ताकि कुछ बच्चे बोले सर हम लोग जब आपने शुरू किया था हम लोग थे नहीं। तो चलिए, हम पालमपुर गांव की कहानी को पढ़ रहे थे और हमने देख लिया कि पालमपुर गांव कैसा एक आवासीय गांव है। हमने उसमें उत्पादन प्रक्रिया संबंधी चीजों को पढ़ा। हमने कार्यशील पूंजी, मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, इन सारी पूंजियों के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि एक ही जगह पर जो हमारी जमीन हमारी सीमित है, हम उसमें उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हमने पढ़ा। हमने बहुविधि फसल प्रणाली के बारे में पढ़ा, अधिक पैदावार वाले बीजों के विषय में पढ़ा, सिंचाई के बारे में पढ़ा और आधुनिक यंत्रों के बारे में पढ़ा, उर्वरकों के बारे में पढ़ा। इन सब चीज को पढ़ने के बाद हमने अधिशेष भी देखा। हरित क्रांति के बाद कैसे HY बीज का निर्माण हुआ, उनकी प्रक्रिया और प्रोसेस को हमने जानने और वापका पढ़ने का प्रयास किया। इन सबको देख लिया और भारत में कैसे कैसे इनके बाप के पैमाने थे, क्या क्या चीज किस तरह से पैदा हो रही थी, इन सभी को हमने आपका बड़े अच्छे से गौर कर पढ़ लिया और आपका देख लिया। इन सबको हमने देख लिया था, बात कर चुके थे। अब थोड़ा हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब हम लोग बहुत सारी चीजों पर बात कर चुके थे कि हमारा जो उत्पादन है वो हम उसको अब कैसे बढ़ा सकते हैं। अब मेन है, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। अब देखते हैं जो ये भूमि है क्या ये धारण कर पाएगी, उसकी धारण क्षमता कैपेबिलिटी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग जरूरी है। वैज्ञानिक रिपोर्टों के संकेत मिले हैं कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। कैसा किया है कि हमको बहुत सारे ऐसे संकेत मिले हैं जहां पर आप देखोगे जो आधुनिक बाप का कृषि है, विधियों ने प्राकृतिक संसाधन पर अति उपयोग किया है। मान लीजिए हमारी सिंचाई थी, नेचुरली हमने गेहूं की फसल बोई और उसको 3 या 4 पानी की आवश्यकता थी, 3 या 4 बार सिंचाई की, लेकिन हमने उसको 6 से 7 बार, 8 बार, 10 बार किया। तो हमने क्या किया, ओवर इरिगेशन कर दिया। हमने क्या किया, ओवर इरिगेशन किया। साथ ही में मान लीजिए हम लोगों को 1 हेक्टेयर में 4 यूनिट आपका यूरिया गिरना था, यानी कि 4 कट्टे या 4 बोरियां गिरनी थी, हमने 4 की जगह 10 गिरी। क्लियर है। हमें पेस्टिसाइड्स का प्रयोग 1 बार करना था, हमने 4 बार किया या 2 बार किया। और हम ये अगर मान लीजिए सीमित मात्रा में भी कर रहे हैं और हमने हर साल इसकी रेट बढ़ाते चले गए, चाहे 5% या 10%, तो आने वाले समय में क्या होगा, जो हमारी मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी, मिट्टी उसको होल्डिंग कैपेसिटी नहीं कर पाएगी और उससे क्या होगा, उत्पादकता गिरेगी, जमीन आपका बंजर होगी। हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई। क्या हो गया, हमने बहुत ज्यादा प्रयोग किया उर्वरक का और जिससे क्या हो गया, उनकी उर्वरक क्षमता कम हो गई। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि के जल स्तर का प्रयोग भूम जल स्तर से कम हो गया। ठीक, मिट्टी की उर्वरकता भूम जल पर्यावरण संबंधी कई वर्ष में बना रहा। एक बार नष्ट होने के बाद उनको पुनर्जीवित करना कठिन था। कृषि में भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी पड़ती है। कैसी है, हमें पर्यावरण की देखभाल जो है वो भी करनी पड़ती है कि भैया किस तरीके का पर्यावरण स्तर है, क्या हमारा हो रहा है, इन सब चीजों पर हम लोग आपका बात करते हैं और इनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। क्लियर है, ये हमको देखना है। अब हमने इतना देख लिया। ठीक, अब आप मुझे बताइए, जैसे जो हम लोग खेतों में रसायन वगैरह उपयोग करते हैं या जिनका हम प्रयोग करते हैं रासायनिक चीजों का, क्या वो हमारे खेतों के लिए नुकसान नहीं देता। तो देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रसायन हम लोग प्रयोग करते हैं, वो हमारे खेतों को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान देता है या हानिकारक होता है या हानि पहुंचाता है। तो हमें इस प्रकार चीजों को समन्वित करना चाहिए जो हानिकारक चीजों से हम उनको बचा सके। आइए, रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध होते हैं। सबसे बड़ी क्या बात क्या थी, हमने रसायन चीजों का उपयोग करा, इनको पानी में घुले और तुरंत ये उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती।
मिट्टी क्या होती है, इनको लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। मिट्टी से निकलकर भौमजल, नदी, तालाब को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी की उपस्थिति में आपका जीवाणु तथा शून्य अवयव को नष्ट करते हैं। क्या करते हैं, जो शून्य अवयव है ये उसको आपका नष्ट कर देते हैं, ये बड़ी चीज है। इसका अर्थ है कि उनका प्रयोग कुछ समय पश्चात ही पहले की तुलना में कम उपज रही है। ठीक, ये हम उपज कैसी रही है, पहला की तुलना में कम रही है, ये हमको आपका देखना है। देश में रासायनिक खाद का सर्वाधिक प्रयोग पंजाब में। रासायनिक खाद में निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों तथा अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वह खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो खेती की लागत है वो आपका बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये हमको देखना है। ठीक, पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार से वितरित है। जो पालमपुर के किसान हैं उनमें भूमि जो है किस प्रकार से बटी हुई है, ये हमको देखना है। आपने जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती का काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई 1/3 यानी कि 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। जो अधिकांश दलित हैं, जो कैसे हैं, अधिकांश आपका दलित हैं, यानी कि 450 ऐसी फैमिली है जिनके पास लैंड ही नहीं है। और अगर हम वर्ग समुदाय से बात करें तो वो आपका दलित है, आपके डिप्रेस हैं, आपके पिछड़े हैं। बाकी 240 परिवार के पास भूमि है लेकिन वो 2 हेक्टेयर से कम है। छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के टुकड़े जिन पर खेती करना किसानों के परिवार के लिए पर्याप्त आमदनी नहीं है। जिन छोटे टुकड़ों पर वो खेती की जाती है वो उनके लिए कैसी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। जितनी उनको जरूरत है उतनी जरूरत नहीं हो पाती है। जो आपकी खेती है वो उतनी नहीं हो रही है, ये हमको देख लिया। 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर से अधिक असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करते हैं। गोविंद कोई किसान है और 1960 में कृषक था। 2.25 हेक्टेयर उसके पास भूमि थी। गोविंद अपने तीनों पुत्रों की मदद से इस पर खेती कर रहा था। यदि भी वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार में एक भैंस होने वाली कुछ अतिरिक्त आय का गुजारा था। ऐसा नहीं कि सब कुछ काम आराम चल रहा था। अतिरिक्त आय के लिए एक भैंस पाल रखी थी जिससे कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा चीजें होती थी। गोविंद की मृत्यु के पश्चात भूमि उसके 3 पुत्रों के बीच बांट दी गई। प्रत्येक के पास अब 0.75 हेक्टेयर का टुकड़ा बचा। ठीक, बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों पर बावजूद गोविंद ने अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। अब वर्ष के कुछ भाग में आपका अतिरिक्त आय को ढूंढना पड़ता था। जो अतिरिक्त आय है उन्हीं सब चीजों को आपका ढूंढना पड़ता था कि अतिरिक्त आय कहाँ से होगी, कैसे आपका संचित होगी, ये सारी चीजों को देखना है। चित्र 1.5 में आप गांव के चारों ओर बिखरे हुए विभिन्न प्रकार के छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन छोटे किसान खेती गांव में आधे ज्यादा क्षेत्र में काफी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसान के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ के पास
बड़े किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे अधिक की भूमि है। कुछ ऐसे हैं जिनके पास छोटे हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनके पास 10 या उससे अधिक की भूमि है। ठीक, ये हमको देखना है। अब देखिए कैसे किसान काम कर रहे हैं, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिए आरेख दिखाया है कृषक का, किस क्षेत्र में कृषक। अब देखिए ये कृषि क्षेत्र है, ये कृषकों की संख्या है, सीमांत एवं छोटे किसान जिनकी 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। ठीक है, तो 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों की अगर आप देखोगे तो ये क्षेत्र कितना है 50.4%, लेकिन इनकी पॉपुलेशन कितनी है, बड़ी है। ठीक है, अब जो ये है आपका बड़े किसान है, इनकी जनसंख्या कैसी है, 85% है। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं। अब आप यहाँ देखिए कैसे कटाई की जा रही है, कैसे बुआई की जा रही है। एक व्यक्ति है जो सबको ट्रैक्टर से कर रहा है ना, अलग अलग है। अब इसमें है श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, जो श्रम है, जो लेबर है, उसकी व्यवस्था कौन करेगा। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन दूसरा आवश्यक कारक है। दूसरा कैसा है, इंपोर्टेंस फैक्टर है। खेती में बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवार के साथ खेतों में स्वयं कार्य करते हैं। वे खेती के लिए आवश्यक रूप से श्रम का स्वयं करते हैं और मझले और बड़े किसान खेतों पर काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों पर किराए पर जाते हैं। देखिए तो कैसे करते हैं, भूमि के पश्चात श्रम दूसरा उनका मेन फैक्टर है। वो आपका एग्रीकल्चर में काम करते हैं, बाहर पर स्वयं पर किसी न किसी रूप से वो अपने लेबर रूप में काम कर अपने खाने का या पीने की चीजों का उनका उपभोग इन सब चीजों से वो करते हैं। ठीक है, देख लीजिए। आजकल काम मिलना कितना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं, वह भी बहुत कम दिनों के लिए। आपस में बात चल रही है, डाला और दूसरी कुछ नाम बोल रहा हूँ, इन दोनों का बात चल रही है। घनश्याम, घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी हार्वेस्ट खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें कम काम मिलेगा। हार्वेस्ट यानी कि जो फसलों को काट वगैरह लेता है। पिछले वर्ष मैंने पूरे 5 माह से भी कम समय में काम किया। कितना, पूरे साल में 12 महीने में केवल 5 माह से भी कम काम मिला। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहराई के लिए थ्रेसर है। वहां तक खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसानों के पास खरपतवार नाशक के छिड़काव भी है, उनको छिड़काव से भी करते हैं। मुझे स्थानीय साहूकार को 2,000 रुपए देने हैं। मैंने पिछली गर्मी में 1,000 रुपए लिए थे, जबकि खेतों में काम नहीं था। मैंने कुछ पैसे चुका कर पाऊंगी। 2 वक्त का भोजन के लिए कितनी कठिनाई करनी पड़ती है। वो कह रही है कि मैं अगर मजदूरी ही नहीं मिलेगी तो मैं 1,000 रुपए, 2,000 रुपए लिए 2,000 हो गए, उनको चुकाऊंगी कैसे, और खाने खाने में और दिक्कत है 2 वक्त की रोटी के लिए। ठीक है, मुझे इस वर्ष रायगंज में ईंट के भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी। मेरी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। मुझे पिछले कर्ज के कारण साहूकार ने ऋण देने से मना कर दिया है। और देखिए आपस में बात है, डाला और रामकली के बीच की बात का संवाद है। डाला और रामकली अपने बीच की बात करें कि भैया कैसे कैसे स्थिति है, कैसे कैसे हमारा काम चलेगा। स्थिति बड़ी नाजुक है और हमें काम कुम भी कुछ खास मिल नहीं रहा। चलिए आगे बढ़े। फसल पर कोई अधिकार नहीं है, किसान होता है, बल्कि किसान बाप का मजदूरी मिल जाती है। जिनके पास काम करते हैं वे मजदूर नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कह रहे जो मजदूरी काम कर रहे हैं उनको नगद भी मिल सकती है, कुछ वस्तु जैसे अनाज, कपड़ा इत्यादि के रूप में भी वो उनको प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ ना कुछ उनको उसी रूप में भी मिल जाती है। कह रहे कभी कभी श्रमिक भोजन भी मिलता है। कह रहे जो काम करने वालों कभी ऐसा हो जाए कि वो उनको
भोजन भी प्रोवाइड करा दें। मजदूरी एक दूसरे फसल में खेती करने के लिए दूसरे कृषि कार्य जैसे कटाई बुआई के लिए अलग अलग होती है। रोजमर्रा की अवधि में भी काफी विभिन्नता है। खेतों में काम करने वाले श्रमिक और दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं, उन्हें विशेष जैसे कटाई पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। ये चीजें भी की जाती हैं। डाला पशुपालन दैनिक मजदूरी में काम करने वाला एक भूमि श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढने रहना पड़ता होगा। सरकार खेतों में काम करने के लिए श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये है। मार्च 2019 में इसको निर्धारित किया गया था। ऐसा है, मार्च 2019 में इसको निर्धारित किया गया। हो गया। चलिए, लेकिन डाला को मात्र 160 रुपए ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतीहार श्रमिकों को बहुत ज्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली शिकायत करते हुए कहता है, जो एक वर्ष अन्य खेतीहार श्रमिक है, डाला और रामकली दोनों आपका निर्धन व्यक्ति है। क्लियर है कैसे है? दोनों आपका निर्धन है। तो फिलहाल इतना ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो आप देखिए, जो चैप्टर को पढ़ा उसको रिवीजन करेंगे तो चीजें और अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।